हेलो एवरीवन। आज हम लोग रियलिज्म में क्लासिकल रियलिज्म को समझते हैं। रियलिज्म क्या है? जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था यथार्थवाद, जो है सो है, मतलब जो है सामने बस उसी वही है, मतलब सत्य एक तरीके से आप कह सकते हो। और सत्य से यहाँ पे अर्थ है एक देश और उस देश का हित, है ना। जैसे मैकियावेली जो बातें करते हैं, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, है ना, प्रैक्टिकल में झूठ सच जो भी चीज़ें होती हैं या सत्य ही अगर है ना, तो वो सब क्या है, वो सब रियलिज्म में आता है। यहाँ पे ought to भी बातें नहीं होती हैं, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, सब लोग खुशहाल रहने चाहिए, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना चाहिए। ये रियलिज्म में ये बातें नहीं होती। रियलिज्म में ये है अगर कहीं पे झूठ है तो वो झूठ, अगर सत्य की ज़रूरत है तो सत्य को यूज़ करो। ये है यथार्थवाद। हैंस मॉर्गेंथो इन लोगों ने, मतलब राष्ट्र के हित में जो है वो चीज़ें सही हैं, राइट। अब रियलिज्म में जो है इसी टाइप से पूरी चीज़ों को समझाया है। अब क्लासिकल रियलिज्म क्या है? देखिए, अगर हम रियलिज्म को समझते हैं तो इसमें क्लासिकल रियलिज्म है जो सबसे पुराना एक तरीके से, जहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद न्यू रियलिज्म है, ये एक तरह से इसके चरण हैं, है ना। फिर नियो रियलिज्म है। नियो रियलिज्म के अंदर कुछ अलग तरीके से उन चीज़ों को हमने समझा। नियो रियलिज्म के अंदर ही फिर डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म आता है, राइट। अब क्लासिकल रियलिज्म क्या है? क्लासिकल रियलिज्म के अंदर आता है ए कंजर्वेटिव थ्योरी दैट कंसिडर्स स्टेट द ओनली एक्टर, मतलब राज्य ही है जो एक तरीके से सर्व शक्तिमान कह लिया, या जिसके आधार पे सारी चीज़ें एक तरह से बदलती हैं या यथावत रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे अदर देन स्टेट, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि और एनजीओज जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो एक देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं, उनका यहाँ पे रोल नहीं है, मतलब इन्होंने नहीं माना है, राइट। एंड गिव इंपॉर्टेंस टू मिलिट्री पावर एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। क्लासिकल रियलिज्म में शक्ति की बात होती है, जो शक्तिमान है, जिसके पास शक्ति है, उसी की कदर एक तरीके से होगी और उसी की चलेगी, आप ये समझ लीजिए, राइट। अब देखिए, और यहाँ पे मिलिट्री पावर की बात है, क्योंकि शक्ति अगर हम कहें तो शक्ति भी कई तरीके से हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात किस तरीके की है? यहाँ पे बात है एक तरीके से मिलिट्री पावर की, करेक्ट। नियो रियलिज्म में क्या है? नियो रियलिज्म ये जो थ्योरी है, ये केनेथ वॉल्ट्ज के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, राइट। अब उन्होंने इस तरह से समझाया, इन विच स्टेट सीक्स टू सर्वाइव विद इन एन एनार्किकल सिस्टम इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जब एनार्की, अराजकता के माहौल में जब स्टेट सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, और इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से अपना मार्क करते हैं, वो नियो रियलिज्म के अंदर है, राइट। नियो रियलिज्म में ही जो है डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म क्या होता है? सिक्योरिटी के पर्पज से, जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी, मतलब डिफेंस करना अपने आप को, है ना। डिफेंस हम तब कब करेंगे? जब हमारे पास सारी चीज़ें होंगी डिफेंस की, मतलब हमें सिक्योरिटी के पर्पज से अपने आप को मजबूत करेंगे, वो डिफेंसिव रियलिज्म है। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है? यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये है कि कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, आपको शक्ति को मैक्सिमाइज करना है एक तरीके से, आपको मतलब डिफेंस करने के लिए या ऑफेंस के लिए, करेक्ट। ये नियो रियलिज्म में आता है। अब हम लोग क्लासिकल रियलिज्म जो है उसको आज समझते हैं। ये तो मैंने बेसिक जो बातें वो बताई। अब क्लासिकल जो रियलिज्म है उसमें बेसिक बातें क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, उनको देखिए। पावर पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, वो किसी भी तरह से हो सकती है, राइवलरी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स की बात है पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे कि चाइना ने हमारे साथ किया, जैसे कि इंटरनेशनल नरेटिव बिल्डिंग करता है पाकिस्तान, ठीक है। भारत के भी कुछ क्या बोलते हैं लोग उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये नरेटिव बिल्डिंग है, ये नरेशन बिल्डिंग है। अभी जो यूएसए, रशिया, यूक्रेन, अभी ये जो सब कुछ चल रहा है, नाटो, ये सब क्या है? कुछ तो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और कुछ क्या हो रहा है? कुछ नरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, ठीक है। तो पावर पॉलिटिक्स है ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं, राइट। ये है क्लासिकल रियलिज्म। उसके बाद इसके अंदर जो है थ्योरी ऑफ सर्वाइवल, किस तरीके से एक देश जो है वो सर्वाइव करता है, ये रियलिज्म की बातें। जैसे इजराइल चारों तरफ से जो है दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन अडिग खड़ा हुआ है, किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पे ये बात समझने की है, करेक्ट। ओटू भी बातें नहीं है कि हाँ ऐसा है खुशहाल, ये वो सारी की सारी चीज़ नहीं भैया, किस तरीके से वो वहाँ पे है, बच्चा सैनिक है उस देश का, राइट। तो ये क्या थ्योरी ऑफ सर्वाइवल, यहाँ पे इस तरह से बातें होती हैं। अब इसमें जो है ह्यूमन नेचर पे क्लासिकल जो रियलिज्म है वो क्या बात करता है? अब जैसे इसके थिंकर्स क्या, मैकियावेली,
तो मैकियावेली क्या क्या बोलता है, मैकियावेली जो है किस तरीके से समझाता है वो देखिए। यहाँ पे बात की जाती है ह्यूमन नेचर की पेसिमिस्टिक तौर पे। पेसिमिस्टिक तौर पे मतलब एक तरह से निराशा। इंसान क्या है, इंसान जो है वो मतलब एक तरीके से क्या है, मतलब वो झूठ है, झूठ बोलता है, विकेड है ना। और यही सारी की सारी चीजें फिर क्या इंटरनेशनल एरेना में एक स्टेट को प्रभावित करती हैं। दिस थ्योरी इज पेसिमिस्टिक अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड एम्फसाइजेस दैट इंडिविजुअल्स आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड नॉट हायर मॉरल और एथिकल एस्पिरेशन। देखिए असलियत में बात यह है ह्यूमन नेचर के बारे में, रियलिज्म की जो बातें वो ये है कि ये इंसान जो है वो जो है स्वार्थी होता है ना, मतलब विकेड है, झूठा है, ये सारी की सारी बातें। और वो जो है अपने स्वहित से ही मोटिवेट होता है। एक तरीके से आप इसको इस तरह से समझिए, स्वहित, उसका खुद का जो हित होता है ना कि ये कि कुछ हायर एस्पिरेशंस हैं उसकी, उसने कुछ बहुत बड़े बड़े मतलब एक आदर्शवादी बातें, उस तरीके से वो सारी एक तरह से कपोल कल्पित बातें हैं अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट। ठीक है, तो सेल्फ इंटरेस्ट उसका बहुत एक तरीके से मायने रखता है। ड्यू टू द एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम, अराजकता ही तो होती है, मतलब दुनिया में आप ये देखिए कोई देश, अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है ना, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन, वहां पे हमारे छात्र फंसे हुए, तो अराजक एक माहौल के अंदर एक देश कैसे सर्वाइव करे, राइट। तो ड्यू टू एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम विच मीन्स दैट देयर इज नो सेंट्रल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ये बात यहाँ पे बिल्कुल देखिए आज की सिचुएशन में सही बैठती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका रोल क्या रहा, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। अटैक मतलब एक तरह से जो भी मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने किया, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया मिलिट्री ऑपरेशन, राइट। अब कुछ लोग जो इंटरनेशनल सिस्टम को समझते नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि इंटरनेशनल जो सिस्टम हो किस तरीके से चलता है, वो लोग और फिर नैरेटिव बिल्डिंग में जो फंस जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि भैया इसमें यूक्रेन की क्या गलती थी, लेकिन एक जो रिएक्शन होता है ना, या एक एक्शन जो होता है उसके पीछे एक इतिहास होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, या एक इतिहास बनाया जा रहा है उसको समझने की जरूरत होती है। तो जो चीजें दिखती हैं असल में वो होती नहीं है, उसके पीछे कुछ और मकसद होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो सेंट्रल पावर। तो बिल्कुल रशिया को जो करना था वो उसने कर दिया, या उसके पहले जो यूएसए नाटो के द्वारा रशिया के साथ करने की कोशिश कर रहा था और कर रहा था बहुत समय से आफ्टर 1991, क्या वो यूएनओ ने रोका? नहीं रोका। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या साबित हुई? देयर इज नो सेंट्रल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। शक्ति ही विजयी का प्रतीक होती है। स्टेट्स आर अनरिस्ट्रेन्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। यूएसए को किसी ने नहीं रोका था, आज रशिया को किसी कोई नहीं रोक पाया, करेक्ट। एंड आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ह्यूमन नेचर एज अ रिजल्ट। और इसी वजह से जो ह्यूमन नेचर के द्वारा जो उनका है, उसके द्वारा वे जो मोटिवेट होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, उसी वजह से फिर जो सिचुएशंस बनती हैं, राइट। अफगानिस्तान में हुआ, उसके पहले मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें करी यूएसए ने। वो क्या था? वो यही था, ये जो ह्यूमन नेचर की बात करिए, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सम बिग पीपल ऑन सम पावरफुल पोस्ट ऑफ अ पावरफुल नेशन। ठीक है, यूएसए, उसके राष्ट्रपति रहे, उन्होंने अपने कुछ स्वहितों की वजह से कुछ देशों पे आक्रमण करे। दिखाया क्या? दे आर लिबरेटिंग, दे आर सिविलाइजिंग पीपल, है ना। उस तरीके से चीज़ों को नरेटिव बिल्डिंग साथ साथ में चला, करेक्ट है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही साबित होगी। क्या उस समय पे किसी कोई सेंट्रल पावर थी इंटरनेशनल सिस्टम में, किसी ने रोका? बिल्कुल भी किसी ने नहीं रोका, राइट। तो ये है रियलिज्म ह्यूमन नेचर के बारे में। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट। अब राज्य जो है रियलिज्म के हिसाब से राज्य किस तरीके से होते हैं? स्टेट एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ एनालिसिस। देखिए इन्होंने राज्य को मतलब एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट माना है, ठीक है। स्टेट चेंजेस सो डज द इंटरनेशनल सिस्टम। जिस प्रकार से एक राज्य बदलता है उसी प्रकार से इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो बदलता है। अब यहाँ पर राज्य को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक राज्य की पॉलिसी किस तरीके से चेंज होती है। जैसे यूएसए को अगर हम लोग लेके चलें, यूएसए में अभी क्या है, अभी जो राष्ट्रपति हैं उसके पहले जो राष्ट्रपति थे उनका बड़ा एक तरह से उनको विवादों में रखा गया। उसके पहले राष्ट्रपतियों को बड़ा महिमा मंडित किया गया, कुछ लोगों को तो नोबेल पीस प्राइज भी मिले। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक तरीके से उस राज्य को और बहुत अलग और दूसरे राज्यों को अपनी शक्ति के द्वारा और अपने स्वहितों की वजह से प्रभावित किया था। अमेरिका के सिटीजन्स भी उससे प्रभावित हुए, राइट। इसको गहरे से अगर हम लोग समझे तो। लेकिन जो इसके पहले थे ना महोदय ट्रंप,
उन्होंने 5 साल में जो है अपने देश के लिए काफ़ी कुछ किया। वो एक अलग बात है, वो नैरेटिव बिल्डिंग में फंस गए बेचारे और इतना भयंकर प्रोपेगेंडा चला कि वो वापस नहीं आ पाए। उन्होंने अमेरिका को कई युद्धों से निकाला, उनके कार्यकाल में कोई नया युद्ध नहीं हुआ, कहीं पे युद्ध नहीं छड़ा गया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नेशनलिस्ट थे, ठीक है। अभी जो सिचुएशन आप ये देखिए, अभी क्या हुआ, अभी की जो फिलहाल के जो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, तो स्टेट चेंजेस और डज द इंटरनेशनल सिस्टम, जिस तरीके से, और वो एक इंटरनेशनल सिस्टम कैसे बदलता है। ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं, 1-2 कार्यकाल देखिए, 2-3 कार्यकाल देखिए आप लोग हैं, उसमें हुआ क्या है, एक वहां पे एक जो व्यक्ति बैठा हुआ है और उसका पूरा का पूरा जो उसने सिस्टम डेवलप किया, उसकी वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। उन्होंने कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी इराक और कभी लीबिया और कभी क्या क्या करके कि भाई वहां पे वो है और हम लोग डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हैं। अफगानिस्तान को देखिए क्या हाल हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ, डेमोक्रेसी स्थापित करी, ठीक है ना। ट्रंप आए, सिस्टम अलग चेंज हो गया, अब एक दूसरे व्यक्ति यहाँ है, अब सिस्टम एक अलग चेंज हो गया, ये होती है बात, ठीक है। उसके बाद आता है रिविजनिस्ट स्टेट एंड स्टेटस को स्टेट। देखिए इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो समय समय पर रिवीजन होता है ना, आप बार बार पढ़ते हो किसी चीज को, तो होता है जो समय समय पे अलग अलग नीतियों के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है स्टेटस को स्टेट, जो कि यथावत ऐसे कैसे रहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, उसको जो करना है वो करेगा, वो स्टेटस को यथास्थित, वही उसकी जो चीजें हैं वो उसी तरीके से रहेगा। चाइना, ये इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फिर आता है स्टेट परसूट ऑफ पावर, मतलब एक जो राज्य है वो पावर किस तरीके से लेता है और किस तरीके से समझता है, उसको देखते हैं। स्टेट्स आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड टू परस्यू पावर फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। देखिए स्टेट जो है वो जो शक्ति को एक तरीके से उसका पीछा करता है, उसको पकड़ता है, वो किस वजह से, सिर्फ सिक्योरिटी और सर्वाइवल की वजह से नहीं। हमें शक्ति सिर्फ इस वजह से नहीं चाहिए कि हम लोग जो है अपनी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन किस वजह से, डर की वजह से भी हो सकता है, इज्जत की वजह से भी हमें शक्ति चाहिए, और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए भी हमको शक्ति चाहिए। डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो उस समय उस देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे इस चीज को हमें इस तरह से समझना होगा। हालांकि बात यहाँ पे स्टेट की है, लेकिन स्टेट क्या, अपने आप को स्टेट मतलब उस समय की गवर्नमेंट वहां पे किस तरीके से काम कर रही है, वो किस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है, करेक्ट। तो पावर जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत है, एब्स्ट्रैक्ट बात है ये, लेकिन इसके पीछे काम किस तरीके से हो रहा है उसको भी समझना होगा, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पावर, एक रियलिज्म के अंदर पावर बैलेंस कैसे होती है ना। देखिए अनइंटेंशनल रिजल्ट ऑफ पावर कंपटीशन बाय मल्टीपल स्टेट्स टू डोमिनेट अदर्स लीडिंग टू बैलेंस। सब लोग जो हैं एक दूसरे के खिलाफ कार्य करते हैं एक दूसरे को सर्वाइव या सिक्योर करने के लिए। हम लोगों ने जो है हम लोग अपना डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट। चाइना इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान भी इन्वेस्ट करता है, राइट। चाइना के साथ हमारे एक तरीके से फ्रंट पे तो 1-2 बार हम लोग लड़ चुके हैं, एक बार तो अच्छी तरह से लड़ाई हमारी हो चुकी है, ठीक है। और वॉरफेयर्स अलग अलग, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान के साथ भी इस तरीके से हो चुका है ना। हम लोग क्या दुश्मनों के बीच में है, सब लोग देश इस तरीके से हैं, ठीक है। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, हमारे पास इतनी शक्ति है, दूसरा व्यक्ति जो है वो भी इन्वेस्ट करता है। ये क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर एक तरीके से, ठीक है ना। यूक्रेन को आप देखिए, बहुत भारत के, ये रियलिज्म की बात है, इसको समझने की जरूरत है। यूक्रेन बड़ी सुंदर सड़कें और बड़ा अच्छा देश, और भारत के भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे MBBS और फलाना बहुत सारे डिग्रीज करने के लिए गए थे, बहुत ही बढ़िया, लेकिन न्यूक्लियर पावर नहीं है। और स्ट्रेटेजिकली आप देखें, स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री पर्पज से आप देखें तो वीक नेशन। और ये सबक है उन लोगों के लिए जो भारत के अंदर, जब भारत इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ना एक प्रोपेगेंडा चलता है ना नैरेटिव बिल्डिंग का, क्या जरूरत है इतने उस पर इन्वेस्ट करने की, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, एजुकेशन, वो सब जरूरी है, लेकिन सिक्योरिटी भी जरूरी है। आप अगर शक्तिहीन हो तो दूसरा व्यक्ति एक तरीके से अटैक करेगा, दूसरा मतलब शक्ति की ही इस दुनिया में पूजा होती है। हमेशा ये बात इतिहास से हमें को समझनी चाहिए, और अभी जो चल रहा है उससे भी हमें समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। यही है बैलेंस ऑफ पावर। तो सिक्योरिटी और सर्वाइवल की वजह से ही हम लोग परसूट नहीं करते हैं, और भी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमें एक तरीके से शक्तिशाली दिखना पड़ता है। तो और इसी वजह से बैलेंस होता है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी क्या होती है, एफर्ट्स ऑफ स्टेट टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम थ्रू अलायंसेस, ठीक है। इसके बाद क्या था, अलायंसेस की बात आती है, इक्विलिब्रियम, हम किसके साथ खड़े हुए हैं। नाटो, ठीक है। कोल्ड वॉर था, तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ नहीं था। कोल्ड वॉर क्या था, ऐसे था कि जैसे इलाके बटे हुए हैं, कुछ लोग अमेरिका के साथ में थे, कुछ लोग रशिया USSR के साथ में थे। 1991 में रशिया कोलैप्स्ड,
यूएसएसआर कोलैप्स्ड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, विजयी एक तरीके से कह लीजिए या फिर सर्वशक्तिशाली हो गया यूएसए, राइट। अभी क्या है, दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी पहले, फिर एक ध्रुव में बट गए, और अभी क्या मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम है इस समय पे, अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है। तो अभी जो स्थिति है उसमें देखिएगा, अभी जो स्टेटमेंट आया था कि भाई हमारे बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे, हमारे देश के बहुत सारे छात्र छात्राएं, तो वहाँ के रशिया के उन्होंने कहा कि भाई आप जो है मतलब घरों के सामने यहाँ जहाँ पे भी हैं इंडियन स्टूडेंट्स और जिस भी व्हीकल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंडियन फ्लैग लगा लीजिए, उसको हम लोग जो है बिल्कुल सुरक्षित उन लोगों को जो है मतलब निकालेंगे उस जगह से, करेक्ट। ये क्या है, यह अलायंसेस की शक्ति, पावर की शक्ति, ठीक है। तो देश जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि यूक्रेन ने बोला नाटो को भाई मेरी मदद करो, लेकिन नाटो जो है वो इस तरीके से वो हो गया कि जैसे वो दोस्त होते हैं ना कि भाई तेरा भाई तेरे साथ है, तू चिंता मत करना हो, फिर जब जरूरत हुई तो भाई का पता ही नहीं है भाई कहाँ चला गया, ठीक है। ये सब क्या चीजें हैं, ये जो हो रहा है किस तरीके से, यहाँ पे सब सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं। देखिए यही हैंस मोरगैंथो कहते हैं और यही रियलिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है, और सबसे असली बात यही है, कोई भी देश दूसरे पे अटैक करता है, दूसरे के साथ मित्रता करता है, या एनिमिटी होती है, या कॉर्डियल रिलेशन होते हैं, या हम संधि करते हैं, सिर्फ हम अपने देश के हित की वजह से इन सारे चीज़ों में फंसते हैं, या युद्ध भी अगर करते हैं तो वो सिर्फ स्वहित होता है, स्वहित का मतलब उस देश का हित। तो या तो आप जो बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से होती है, आप हथियार रखिए या फिर आप अलायंस करिए, करेक्ट। अगर हमने अभी यूएनओ के अंदर हमने उस प्रस्ताव पे हमने एब्सटेन किया, हम जो है एब्सेंट नहीं हुए, हमने एब्सटेन किया, ठीक है, वो हमारा स्वहित है, वो हमारा स्वहित है, राइट। एंड दिस इज रियलिज्म, करेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो ये जो पावर बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, इसकी वजह से क्या होता है, कई बार सिक्योरिटी डिलेमास हो जाते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है, सिक्योरिटी डिलेमा होता है वन स्टेट इंक्रीजेज इट्स पावर इन ऑर्डर टू डिफेंड, करेक्ट, एंड सिक्योरिटी लीड्स टू स्पाइरलिंग इफेक्ट। एक ने एक चीज हथियार मंगवाया है तो दूसरा भी करता है कि अरे इसके पास ये है तो मैं भी लेकर आऊं, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, दोनों के दोनों ही जो है उस एमिनिशन रेस में फंस जाते हैं। दिस इज सिक्योरिटी डिलेमा, करेक्ट। और इस वजह से हथियारों का एक तरीके से बहुत जबरदस्त उत्पादन होता है और लोग उसे यूज करते हैं। तो देखिए ये है पूरा का पूरा जो थ्योरी था, ये था क्लासिकल रियलिज्म, करेक्ट। आई होप ये इंटरेस्टिंग है थ्योरी बहुत, और आज के समय में जो स्थितियां चल रही है उनके उसके अनुसार तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे बात देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, और रियलिज्म की जो बातें हैं, रियलिज्म थ्योरी में यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं है। इमोशंस भी सिर्फ वो है, उनकी बातें हैं कि जो सिर्फ एक नेशन के इंटरेस्ट में है, वो इमोशंस हैं। हाँ, फिर मैं मतलब देखती हूँ और बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया पे चलता है, एक नैरेटिव बिल्डिंग भी चलता है और उसके पीछे जो लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग उससे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उससे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात समझने की ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो स्थितियाँ चल रही हैं वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को लेके चल रही हैं। रशिया अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, वो अपना स्वहित देख रहा है, इस वजह से उसने ये एक्शन लिया। और इसके पीछे जो घटना हुई है, इसके पीछे जो यूएसए ने किया है 1991 से अब तक, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। ये है रियलिज्म, ना कि ये कि उसने रशियन अटैक कर दिया, रशिया विलन बन गया, करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नमस्कार।